बेटे बातचीत मत कीजिए आपस में। हम देख रहे हैं कि तीसरी यूनिट का अगला पार्ट हमारा मैग्नेटिज्म वाला है, चुंबकत्व वाला है। ये विभिन्न प्रकार के मैग्नेट हम देख रहे हैं जो हमारे आसपास नेचर में हमको देखने को मिलते हैं। तो जो मैग्नेट होते हैं, एक लोहे का आयरन का ऑक्साइड होता है जिसको बोलते हैं Fe3O4, फार्मूला होता है उसका मैग्नेटाइट Fe3O4। इसमें प्राकृतिक रूप से चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, इसलिए चुंबक को लोहे के अयस्क मैग्नेटाइट के नाम के आधार पर ही मैग्नेट नाम दिया गया है। जो भी मैग्नेट होता है, देख रहे हैं हम जैसे डायग्राम में, एक बार मैग्नेट है, या हार्श शू मैग्नेट है, ये स्पीकर में लगने वाला रिंग मैग्नेट है। सब अलग अलग प्रकार के मैग्नेट हैं जो अलग अलग जगह पर हम देखते हैं कि काम में लाए जाते हैं। हमारा यहाँ फिजिक्स में जो मैग्नेट है वो है NS पोल वाला ये मैग्नेट, जिसे हम बार मैग्नेट या छड़ चुंबक कहते हैं। जैसा विद्युत के चैप्टरों में हम द्विध्रुव की चर्चा करते थे, उसी प्रकार यहाँ पर हम इसी बार मैग्नेट की चर्चा करेंगे। बार मैग्नेट छड़ चुंबक, ये चुंबक है जिसके दो ध्रुव हैं। हमने विद्युत वाले चैप्टर में देखा था, विद्युत दो द्विध्रुव था, वहां पर दो आवेश रहते थे, प्लस आवेश और माइनस आवेश। यहाँ चुंबकत्व वाले चैप्टर में हम देखेंगे दो ध्रुव रहेंगे, N पोल और S पोल के रूप में। N पोल और S पोल जो होते हैं ये बाहर के किनारों से थोड़ा अंदर की ओर होते हैं यहाँ पे, और ये वाला भी यहाँ पे। और दोनों पोल अर्थात ध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट कहा जाता है। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहलाती है। जो इसकी टोटल लंबाई यहां से लेकर के यहां तक, जिसको हम ज्यामिति लंबाई कहते हैं, उसका 5/6 गुना होती है। ऑब्जेक्टिव आता है कई बार कि चुंबक की प्रभावकारी लंबाई उसकी ज्यामिति लंबाई की 5/6 गुना होती है। कहने का तात्पर्य ये निकला कि अगर मान लीजिए कोई मैग्नेट हम देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर लेंथ का है, इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ जो है कितनी है, वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसके जो पोल हैं N और S, उनके बीच की जो दूरी है, जिसको हमने इफेक्टिव लेंथ बोला हुआ है, प्रभावकारी लंबाई बोला हुआ है, इस प्रभावकारी लंबाई का मान ज्यामिति लंबाई का 5/6 गुना होता है। अर्थात इसकी प्रभावकारी लंबाई केवल 5 सेंटीमीटर हम देखते हैं कि प्राप्त होती है। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। प्रभावकारी लंबाई बराबरी पर ज्यामिति लंबाई गुणित 5/6। 5/6 इसलिए बोला अपन ने क्योंकि हमने बतलाया कि जो प्रभावकारी लंबाई होती है वो ज्यामिति लंबाई का 5/6 गुना होती है। तो गुना करके अपन ने उसको सॉल्व किया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जैसे चुंबक है, मैग्नेट है कोई भी, तो मैग्नेट मान लीजिए बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है, कहीं पर अपन देख रहे हैं N सिरा है, कहीं पर S सिरा है। दोनों के बीच की दूरी को तो अपन ने बतला दिया, इफेक्टिव लेंथ या प्रभावकारी लंबाई। दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम अक्ष बोलते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय अक्ष, ये एक्सिस हो गई, मैग्नेटिक एक्सिस हो गई है, चुंबकीय अक्ष हो गई। दोनों ध्रुवों से गुजरने वाली रेखा को हमने क्या बोला, चुंबकीय अक्ष बोला हुआ है अपन ने। और जो एक्सिस है, चुंबकीय अक्ष है या चुंबक की प्रभावकारी लंबाई का जो बीच वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन निकलती हुई दिखलाई दे रही है, रेखा दिखलाई दे रही है, इस रेखा को हम न्यूट्रल लाइन बोलते हैं, उदासीन रेखा। चुंबक के मध्य बिंदु से लंबवत गुजरने वाली रेखा को उदासीन रेखा या न्यूट्रल लाइन कहा जाता है। अब हम देखते हैं, ये मैग्नेट था हमारा NS, और इसके परपेंडिकुलर जो ये प्लेन है, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन या चुंबकीय याम्योत्तर कहा जाता है। चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर या मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाता है। इस चैप्टर में ये शब्द है, शब्दावली है, जो हम देखते हैं कि यूज की जाती है। फिर जैसा कि हमने देखा कि जो चुंबक होता है
उस चुंबक के किनारों पर दो पोल होते हैं, तो चुंबक की शक्ति लंबे समय तक बनी रहे, इसके लिए NS ये एक मैग्नेट है, अपोजिट डायरेक्शन में ANS ये दूसरा मैग्नेट है। लेबोरेटरी में इस प्रकार दो छड़ चुंबकों को रखते समय बीच में लकड़ी का टुकड़ा रख दिया जाता है और दोनों किनारों पर नर्म मुलायम लोहे के टुकड़े लगा दिए जाते हैं। इन नर्म मुलायम लोहे के टुकड़ों को मैग्नेटिक कीपर या चुंबकीय रक्षक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी चुंबकित हो जाते हैं और चुंबक के साथ एक बंद चक्रीय संरचना को बना लेते हैं। यदि हार्स शू टाइप मैग्नेट है, घोड़े के नाल के आकार का अगर चुंबक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि केवल एक ही मैग्नेटिक कीपर का प्रयोग किया जाता है, एक ही चुंबकीय रक्षक से काम हो जाता है। वहीं हम देखते हैं अगर दो बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है, तो उनके लिए हमें दो किनारों के लिए दो अलग अलग चुंबकीय रक्षकों की आवश्यकता होती है। अब चुंबकीय रक्षकों की रक्षण क्रिया क्या है, उसके लिए हमें मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत समझना पड़ेगा। ये दो डायग्राम हम देख रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं संगत का असर होता है, अच्छे बच्चों के साथ में रहते हैं तो हम में अच्छे गुण आ जाते हैं, और स्कूल छोड़ करके भागने वाले बच्चों के साथ में रहते हैं तो हम में वो वाले गुण आ जाते हैं, हम में भी भागने का गुण आ जाता है। तो उसी प्रकार जैसा कि आप लोगों ने देखा हुआ है, यदि एक लोहे की कील को एक चुंबक के साथ चिपका करके रख दिया जाए तो उस लोहे की कील में भी चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को इंडक्शन या प्रेरण कहा जाता है। तो अब हम देख रहे हैं ये वही लोहे की कील है या लोहे की छड़ है। दोनों डायग्राम में ये भी वही कील या छड़ है और ये भी वही कील या छड़ है, लेकिन इनमें मूलभूत क्या परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन पर हमको ध्यान देना है। वेबर ने चुंबकत्व के आणविक सिद्धांत में बतलाया कि कोई भी पदार्थ जिसका चुंबक बना सकते हैं, उस पदार्थ को हम बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ। जिसका मैग्नेट बन सकता है वो मैग्नेटिक मैटर या चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। चुंबकीय पदार्थ की दो अवस्थाएं हो सकती है। अगर वह लोहे के रूप में है तो हमने उसको बोला अचुंबकित अवस्था, अभी मैग्नेट नहीं बना। और अगर उसका मैग्नेट बना दिया तो वो मैग्नेटिक कंडीशन या चुंबकीय अवस्था को प्रदर्शित करेगा, उसकी स्टेट बदल गई। एक अचुंबकीय अवस्था है, नॉन मैग्नेटिक है वो, और दूसरी हम देख रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाली अवस्था है, जिसको हमने चुंबकीय अवस्था बोला। ये क्या कंडीशन ये चुंबकीय पदार्थ, यानी एक स्टूडेंट जो अगर पढ़ाई करना सीख जाता है तो हम बोलेंगे पढ़ाई करने वाला बच्चा हो गया। पढ़ाई है तो स्टूडेंट है लेकिन पढ़ाई नहीं करता है तो हम बोलेंगे अभी उसको पढ़ाई सीखने की आवश्यकता है। पढ़ाई सीखेगा तो इसकी ये वाली कंडीशन इस वाली कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो वेबर ने यही बतलाया कि जितने भी चुंबकीय पदार्थ रहते हैं ये कई कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं और इनका प्रत्येक कण चुंबक के समान NS प्रॉपर्टी वाला होता है। इस कण में भी NS प्रॉपर्टी है, इसमें भी NS प्रॉपर्टी है, इसमें भी NS प्रॉपर्टी है। जितने भी छोटे छोटे उसके कण थे चुंबकीय पदार्थ के, उन सभी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकीय गुण पाया जाता है और उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले इस कण को हम मूल चुंबक बोलते हैं। ये मूल चुंबक ये है। इस कण को अपन ने क्या बतला दिया? मूल चुंबक। यानी ओरिजिनल मैग्नेट हम देख रहे हैं यहां से चालू हो रहा है, लेकिन ऐसे कई कण हैं तो दो अवस्था में प्रदर्शित करना है, एक अचुंबकीय अवस्था और दूसरी चुंबकीय अवस्था। दोनों में डिफरेंस आपको दिखलाई दे रहा है। ऊपर वाले डायग्राम में हम देखते हैं जितने भी मूल चुंबक होते हैं NS, N के लिए एरो है, S के लिए टेल है, ये सब बंद चक्रीय व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। क्योंकि मैग्नेट के समान चुंबक में भी हम देखेंगे N है तो यहां पर S है, ये N है तो ये S है, अर्थात विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। फलस्वरूप अचुंबकित अवस्था को अपन कैसे दर्शा रहे हैं?
जितने भी उसके मूल चुंबक थे वो सब कैसे हैं? साइक्लिक फॉर्म में है, बंद चक्रीय व्यवस्था में है। न तो कहीं पर खुला सिरा एन का दिखलाई दे रहा है, न कहीं पर ओपन एस पोल हमें दिखलाई दे रहा है, कहीं पर भी एन और एस फ्री नहीं है। तो इसको अपन ने बोला अचुंबकित अवस्था। जब इस चुंबकीय पदार्थ की अचुंबकित अवस्था से इसको मैग्नेट में बदला जाता है तो हम देखते हैं कि ये जितने भी इसके मूल चुंबक थे ये सब समांतर रेखाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं। यहां बंद थे और यहां पर साइक्लिक थे और यहां पर कैसे हो गए? सब पैरेलल, सरल रेखाओं में कन्वर्ट हो गए। रिजल्ट क्या निकला? एक सिरे पर सभी का एन भाग आ गया तो दूसरे सिरे पर सभी का फ्री एस भाग आ गया, जिसके कारण हम देखते हैं कि चुंबक का इधर एन सिरा उत्पन्न हो जाएगा और इधर एस सिरा उत्पन्न हो जाएगा जमावट के कारण। जमावट डिस्टर्ब है। ये आपकी प्रेयर वाली लाइन है और वो प्रेयर के पहले वाली लाइन है कि ग्राउंड में आप खड़े हुए हैं गोल सर्कल बना करके, कोई भी लाइन दिखलाई नहीं देती। लाइनें लग गई तो आगे ही आगे लीडर भी दिखलाई दे रहा है, पीछे पीछे टेल भी दिखलाई दे रही है कि लास्ट में कौन खड़ा हुआ है ना। बीच में सब सीधे साधे बन करके अरेंजमेंट में व्यवस्थित हो गए, अपने एक जो भी यहाँ मैनर रहता है उस मैनर में सब व्यवस्थित हो गए। तो चुंबकीय पदार्थ जिसका चुंबक बन सकता है, हम जानते हैं आयरन, कोबाल्ट, ये वो पदार्थ होते हैं जिनके मैग्नेट बनाए जाते हैं। लकड़ी का, प्लास्टिक का, इनका तो चुंबक नहीं बनता तो वो नॉन मैग्नेटिक हो गए, अचुंबकीय पदार्थ हो गए। अचुंबकीय पदार्थ हम बात किनकी कर रहे हैं? हम तो चुंबकीय पदार्थ की बात कर रहे हैं और चुंबकीय पदार्थ को हमने देखा दो अवस्थाएं, अचुंबकीय अवस्था और हे चुंबकीय पदार्थ। लेकिन चुंबक नहीं बना तो क्या बोला? यानी इसमें सब कैसे है? वो चक्र के रूप में हम देख रहे हैं कि उसके अणु जुड़े हुए हैं, साइक्लिक रूप में जुड़े हुए हैं, और अगर समांतर रेखाओं के रूप में हो गए तो यही अवस्था क्या कहलाएगी? चुंबकीय अवस्था कहलाएगी। ये मैग्नेटिक कंडीशन इसकी रहेगी। अब मैक्स वेबर के इस सिद्धांत के आधार पर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि अगर चुंबक को हिट करें, हथौड़े से पीटें, या तो गर्म करें या हथौड़े से उसको ठोकें, पीटें, तो उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। क्यों? तो सीधी सी बात है, अगर इसको अपन ठोकेंगे, गर्म करेंगे तो जितने भी इसके मूल चुंबक थे, इन मूल चुंबकों की एनर्जी बढ़ जाती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है तो इनमें वाइब्रेशन होता है, इतना वाइब्रेशन होता है कि फिर ये इस व्यवस्था को छोड़ करके ऊपर वाली अरेंजमेंट में क्लोज सर्कल वापस से बना लेते हैं। तो हम देखते हैं ये वाली अवस्था बिगड़ गई, इस वाली अवस्था में कन्वर्ट हो गई, अर्थात मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म पावर था वो लॉस हो गया, खत्म हो गया। ठीक इसी प्रकार हम देख रहे हैं इधर एन सिरा है और इधर एस सिरा है। किसी ने बोला क्यों ना चुंबक को ऐसे बीच में से काट दें कि एक तरफ एन पोल हो जाए और एक तरफ एस पोल हो जाए, तो ये भी संभव नहीं है। जिस जगह से हम कट लगाएंगे वहां पर नया एस बन जाएगा और उसके पास वाले पर नया एन बन जाएगा। कोई भी मशीन ऐसी कट नहीं कर सकते कि इस मूल अणु को ही बीच में से काट दे। जैसे अगर अपन ने एक बर्तन के अंदर बालू रेत ली हुई है, हमने बर्तन के अंदर बालू रेत ले ली और हमने इसमें एकदम से एक पटिया को ऊपर से नीचे फंसा दिया, तो हम क्या देख रहे हैं? उसके दो पार्ट हो गए। ऐसा तो नहीं हुआ कि यहाँ पे जो रेत के कण है वो दो भागों में बट गए, डिवाइड हो गए, वो संभव नहीं होता है। तो उसी प्रकार हम देखते कि ये बीच में से कट पाना पॉसिबल नहीं होता, या तो इंसिडेंट कट यहां से पड़ता है या यहां से पड़ेगा, यहां से पड़ेगा। यानी एक चुंबक के दोनों ध्रुवों को कभी भी पृथक करना संभव नहीं होता है। तो ये सिद्धांत है वेबर का चुंबकत्व का मॉलिक्यूलर थ्योरी या आणविक सिद्धांत। तो हमने क्या देखा यहां पर सिद्धांत में? इन दो अवस्थाओं में ऊपर वाली अवस्था को क्या बोला हमने? नॉन मैग्नेटिक, अचुंबकीय अवस्था, और नीचे वाली को क्या बोला? चुंबकीय अवस्था की क्या विशेषता है? अणु कैसे होना चाहिए? पैरेलल लाइंस में जमे हुए होना चाहिए, सभी के एन सिरे एक तरफ, एस सिरे दूसरी तरफ। तो एक सिरे पर हम देखेंगे एन पोल जनरेट होगा, दूसरे पोल पर हम देखेंगे एस पोल जनरेट होगा।
इसी कारण से इसी रूप में रखने के लिए ही हमको मैग्नेटिक कीपर या चुंबकीय रक्षकों की आवश्यकता होती है और इनकी रक्षण क्रिया यही रहती है कि हम देख रहे हैं चुंबक में ये एन है यहां पर, तो हमने देखा जो नर्म लोहा था उसका यहां पर एस पोल आ गया, तो ये एन आ गया, ये एस है तो ये एन है, ये एस है तो ये एन है, एन है तो ये दूसरे वाले चुंबक के किससे जाकर के जुड़ गया, एस से, तो इन्होंने ये सर्कल बना लिया। इस प्रकार के सर्कल को तोड़ना आसान नहीं होता, इसलिए ये चुंबक की जो अणुओं की व्यवस्था है ये लंबे समय तक लेबोरेटरी में बनी रहती है। अगर अपन ये कीपर नहीं लगाएंगे और ऐसे कैसे ही पटक देंगे तो ये सब आपस में यहाँ पे गोल गोल संरचनाएं बना लेंगे और चुंबक का चुंबकत्व डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये प्रश्न बनता है कई बार, चुंबकीय रक्षक किसे कहते हैं, इनकी रक्षण क्रिया को समझाइए। हमें उसकी प्रोटेक्शन पावर को बदलाना है, तो प्रोटेक्शन पावर का यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रहा है कि ये जो अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट को हमको इसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग रखना। ऐसा चुंबकीय रक्षक यहाँ लगाया तो ये एन है तो उसका एस आ जाएगा, एन आ जाएगा, एस आ जाएगा, तो ऊपर वाले का यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस वाला सिरा आएगा तो वो इधर एन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये पूरे बड़े बड़े सर्कल बन जाते हैं। ये वाले सर्कल की बात नहीं कर रहा हूं, सर्कल में इन पूरी लाइनों का योगदान हो गया जैसा कि हमने यहाँ पर देखा हुआ है। तो इस प्रकार की ये सर्कल बन जाती है तो अणु डिस्टर्ब नहीं होते और चुंबक का चुंबकत्व लंबे समय तक के लिए स्थिर बना हुआ होता है। अन्यथा अगर अपन ने रख दिए तो थोड़े समय बाद चुंबक का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। चलिए विद्युत वाले प्रश्न के ही समान यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग होमवर्क में करके लाए होंगे, वही प्रश्न है यहाँ पर। यहाँ Q1 और Q2 को हटा करके हमने दो ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्यता को यहाँ पर लिखा हुआ है अपन ने, जिसको अपन ने M1 और M2 बोला, पोलर स्ट्रेंथ, ध्रुव प्राबल्यता। जो मैग्नेट होता है हमने देखा था ना कि उसका जो पोल होता है वो किनारे से थोड़ा अंदर की तरफ रहता है, तो अंदर मैग्नेट का पावर सबसे ज्यादा रहता है, जिसको पोल स्ट्रेंथ या ध्रुव प्राबल्यता बोलते हैं। माना कि दो चुंबक के ध्रुव हैं जिनकी ध्रुव प्राबल्यता M1 और M2 है, वही कूलाम का नियम लगता है कि समान ध्रुव, वहां आवेश बोल रहे थे, यहाँ क्या बोलना है हमको, ध्रुव बोलना है, कि समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों के बीच में आकर्षण। तो दो चुंबकों के ध्रुव के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान ध्रुव प्राबल्यता के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वहां हमने Q1 Q2 के समानुपाती किया था, यहाँ क्या हो रहा है, वो M1 M2 के समानुपाती। दोनों संबंधों को एक साथ लिखा तो F समानुपाती M1 M2 अपान डी स्क्वायर, M1 M2 समानुपाती है, डी स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती हटाया, K नियतांक हो गया। CGS पद्धति में K का मान 1 होता है, फार्मूला बन गया हमारा F बराबरी पर M1 M2 डी स्क्वायर डाइन। CGS पद्धति है तो बल का मात्रक डाइन होता है। SI पद्धति में हम देखते हैं K की वैल्यू जो नियतांक है, कल आपको बताया था, म्यू 0 अपान 4 पाई, यहाँ 0 और रहेगा ऐसे 0, म्यू 0 अपान 4 पाई। तो यहाँ पर लिख दिया F बराबरी पर म्यू 0 अपान 4 पाई M1 M2 अपान डी स्क्वायर। ज्यादा पढ़ने की इच्छा होती है तो हम इन दो फार्मूलों को ध्यान में रखते हैं कि म्यू आर बराबरी पर होता है म्यू अपान म्यू 0, या म्यू बराबरी पर क्या होता है, म्यू आर इंटू म्यू 0। तो म्यू की जगह पर हमने म्यू की वैल्यू लिख दी, म्यू आर इंटू म्यू 0। म्यू आर बराबरी पर 1 होता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या शेष रह जाता है, म्यू 0। तो हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं K बराबरी पर म्यू 0 अपान 4 पाई, जो यहाँ पर आ गया हमारा K बराबरी पर म्यू 0 अपान 4 पाई के रूप में। तो नियतांक का मान आ गया SI पद्धति में म्यू 0 अपान 4 पाई M1 M2 अपान डी स्क्वायर। वैल्यू आगे देखते हैं, म्यू 0 अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, तो हमने यहाँ म्यू 0 अपान 4 पाई को हटा करके लिख दिया 10 टू द पावर -7। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ये SI सिस्टम में हम देखते हैं कि कूलाम के नियम को प्रदर्शित करने के लिए बल के सूत्र होते हैं, या तो F बराबरी पर म्यू 0 अपान 4 पाई लिखें या F बराबरी पर 10 टू द पावर -7 लिखें। जिस प्रकार से हमने विद्युत वाले चैप्टर में एकांक आवेश की गणना की थी, उसी प्रकार यहाँ पर अब हम एकांक ध्रुव की गणना करते हैं।
माना कि m1 बराबरी पर m2 बराबरी पर m हो, यानी इसकी जगह पर भी m लेना है, m2 की जगह पर भी m लेना है। m में m का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो m का स्क्वायर हो जाएगा। यदि माना कि m1 बराबरी पर m2 बराबरी पर m हो, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 1 मीटर हो और इनके बीच में लगने वाले बल का मान 10 टू द पावर -7 हो, तो बल की जगह पर हमने लिख दिया 10 टू द पावर -7 इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7। m1 m2 दोनों की जगह क्या लिख दिया हमने, m और m लिख दिया, और d बराबरी पर कितना माना था, 1 मीटर, 1 का स्क्वायर कर दिया। 10 टू द पावर -7 से 10 टू द पावर -7 कट गया, m में m का गुणा किया, m स्क्वायर बराबरी पर 1, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया, m बराबरी पर +-1। m क्या है, अभी हाल मैंने आपको बतलाया था, ध्रुव प्राबल्यता है जिसकी वैल्यू कितनी आई, 1 आई। एकांक ध्रुव की हमने यहाँ पर डेफिनेशन बदला दी, अर्थात एकांक ध्रुव वह ध्रुव होता है जो समरूप ध्रुव को, m1 दोनों m2 दोनों को बराबर मान लिया, जो समरूप ध्रुव को 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर 10 टू द पावर -7 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। उस ध्रुव की शक्ति को हम एकांक ध्रुव के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आपने पहले चैप्टर वाला कूलाम का नियम याद किया हुआ है तो यह उसी के बेस पर बना हुआ हमारा क्वेश्चन हो जाता है, और उसी तरीके से हम पहले डिफाइन कर देते हैं f की वैल्यू को, और उसके बाद में वहाँ एकांक आवेश निकाला था, यहाँ पर हम एकांक ध्रुव की व्याख्या कर देते हैं। अब पुराने ही प्रकार से पढ़े हुए दो अगले क्वेश्चन, वहां हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता देखी थी, यहां हम देख रहे हैं किसी छड़ चुंबक की अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अभी चुंबक है हमारे पास में NS, मध्य बिंदु O है, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 2L है, N से S तक की दूरी 2L है, अर्थात मध्य बिंदु से N की दूरी भी L रहेगी और मध्य बिंदु से S की दूरी भी L रहेगी। अब हम बतला रहे हैं मध्य बिंदु से D दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव रखा जाता है, N को रखा है यहाँ पर अपन ने। जब यहाँ एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा है तो हम जानते हैं N को प्रतिकर्षित करता है, तो B1 तीव्रता बाहर की तरफ लगेगी, और ये जो S था दूसरे वाला, ये इस P पर रखे हुए एकांक उत्तरी आवेश को अपनी ओर, उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो हम देखेंगे एक ही सरल रेखा पर दो तीव्रताएं लगेगी, B1 और B2, जिनके मान उसी प्रकार से हम निकालेंगे। B1 बराबरी पर μ0/4 पाई इंटू m/np स्क्वेयर। np स्क्वेयर को अगर अपन ने d लिखा तो d में से l को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमने एक फार्मूला B1 का बनाया, इसी प्रकार दूसरा फार्मूला B2 का बना दिया। sp अगर अपन ने लिख दी है दूरी sp S से लेकर के P दूरी, और अगर sp को हमने d लिख दिया है तो d में हमको l को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं दो सूत्र बन गए हमारे, एक B1 का बन गया μ0/4 पाई m/d - l का होल स्क्वायर, और B2 का बन गया μ0/4 पाई m/d + l का होल स्क्वायर। चूंकि दोनों तीव्रताएं एक ही सरल रेखा पर किंतु अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिव है यहाँ पर, और हम देख रहे हैं n के द्वारा जो तीव्रता लग रही है B1, n सिरा क्या है, इसके P के पास में है, इसलिए B1 की वैल्यू बड़ी रहेगी B2 से, इसलिए जो परिणामी तीव्रता है B, उसका मान B1 - B2 के इक्वल होता है। ये परिणामी तीव्रता B बराबरी पर B1 - B2। B1 की जगह पर B1 की वैल्यू लिखेंगे D - L वाली, और B2 की जगह पर D + L वाली B2 की वैल्यू लिख करके हम सॉल्व करेंगे। ये हमने वैल्यू लिख दी, B1 की जगह पर B1 की वैल्यू, माइनस लगा करके B2 की जगह पर B2 की वैल्यू। जो कॉमन होते हैं डेरिवेशन हमने पहले करा हुआ है, एंड ऑन पोजीशन अक्षीय स्थिति का उसी प्रकार से है। m भी कॉमन है दोनों में, μ0/4 पाई भी कॉमन है, कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1/d - l स्क्वायर - 1/d + l स्क्वायर। एलसीएम लिया d - l स्क्वायर और d + l स्क्वायर दोनों एलसीएम में आ गए, माइनस से माइनस कट गया, प्लस का एक में मल्टीप्लाई कर दिया तो d + l होल स्क्वायर आ गया, माइनस d + l से d + l कट गया, क्या बचा
डी माइनस एल बचा, एक में गुणा करा तो ये डी माइनस एल का होल स्क्वायर आ गया। वही कंडीशन हमारी ए प्लस बी स्क्वायर से इस वाले फार्मूले को ओपन किया तो डी स्क्वायर एल स्क्वायर 2dl, और डी माइनस एल स्क्वायर को ए माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से ओपन किया और पूरे ब्रैकेट को माइनस से ओपन कर दिया तो माइनस का डी स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2dl, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी बराबरी पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से इसको क्लोज कर दिया, दोनों भागों का स्क्वायर था तो यहां पर हमने होल स्क्वायर लगा दिया। डी स्क्वायर एल स्क्वायर से डी स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2dl और 2dl मिलकर के 4dl हो गए, 4dl एम ये वाला है एम, और अपान में हम देख रहे हैं डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जैसा वहां हमने देखा था Q इंटू 2L बराबरी पर P था, विद्युत आघूर्ण था, उसी प्रकार यहाँ चुंबकीय आघूर्ण होता है जिसको हम कैपिटल एम बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम स्मॉल एम इंटू 2L बराबरी पर कैपिटल एम। तो 4 जो दिखलाई दे रहा है 4, इसके 2 पार्ट कर दिए, 2m कर दिया और 2l कर दिया। तो m इंटू 2l को अगर अपन ने यहां से हटाया तो अब अपन देखेंगे उसकी जगह क्या लिख देंगे, हम कैपिटल M लिख देंगे। तो यहाँ पर 2d बचा हुआ है, 2d बचा हुआ है, और साथ में m इंटू 2l की बजाय हमने क्या लिख दिया यहाँ पर कैपिटल M लिख दिया। तो हम देखते हैं कि वहां विद्युत वाले क्षेत्र में हम क्या लिखते थे 2p अपान r³। तो उसी प्रकार से यहाँ आगे हम चलाने वाले हैं b बराबरी पर μ0 अपान 4 पाई 2md अपान डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर। यहाँ पर भी वही कंडीशन, एल क्या है, चुंबक की लंबाई थी, आधा था लंबाई का, और डी क्या थी, उसकी दूरी थी। चूंकि दूरी का मान ज्यादा है और चुंबक की लंबाई का मान कम है, एल अत्यधिक छोटा होता है डी से, एल को नेग्लिजिबल कर दिया, एल यहां से हटा दिया तो डी स्क्वायर का होल स्क्वायर करा तो डी की घात कितनी हो गई, 2 दूना 4 हो गई, 4 हो गई। तो ऊपर से एक डी ने एक डी को क्या कर दिया, कैंसल कर दिया। फाइनल फार्मूला हमारा बन गया B इक्वल्स टू μ0 अपान 4 पाई 2m अपान डी³। यह तीव्रता का व्यंजक बना जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं जैसा हमने निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी, उसी प्रकार यहाँ पर अब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बनाएंगे। यह भी सेम टू सेम उसी पैटर्न पर चलता है। यहाँ ये मैग्नेट ले लिया हमने एन और एस के रूप में। हमने देखा था जब कोई बिंदु जिस पर तीव्रता ज्ञात करना है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम बोल रहे हैं, जो उसके लंब अर्धक पर स्थित हो, मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा पर स्थित हो, तब उसे चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। यहाँ पर हम जानते हैं तीव्रता ज्ञात करने के लिए एन ध्रुव रखा जाएगा। ये एन क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा तो तीव्रता B1 बाहर की तरफ लगेगी। ये एस क्या करेगा, उसको अंदर की तरफ आकर्षित करेगा तो B2 हम देखेंगे किधर की तरफ लगेगी, अंदर की तरफ लगेगी। तो B1 और B2 दो तीव्रताएं हम देख रहे हैं यहाँ पर बिंदु P पर कार्यरत है, जैसी हमने वहां पर भी बतलाई थी E1 और E2। और परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हमने दोनों के बीच में हमने परिणामी तीव्रता बतलाया था। तो ये परिणामी तीव्रता B1 और B2 के बीच में यहाँ पर लगती है। अब फार्मूला बनाते हैं, देखते हैं हम कि यहाँ N से P की दूरी कितनी है, ये निकालना है हमको, कर्ण है ये। लंब की दूरी कितनी दी हुई है, D दी हुई है। आधार कितना है, L है। पाइथागोरस की प्रमेय वहां पर भी लगाई थी हमने। कर्ण का वर्ग यानी NP वर्ग कर्ण का वर्ग बराबरी पर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। किसकी वैल्यू हो जाएगी, NP की। इसी प्रकार इधर वाले त्रिभुज में SP स्क्वायर, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लंब क्या है, D है, आधार क्या है, L है। तो यहाँ पर भी दूरी हमारी वही बनेगी, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलिए एन के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता अपन ने बताया NP स्क्वायर के रूप में μ0 अपान 4 पाई m अपान NP स्क्वायर, और NP स्क्वायर की वैल्यू अभी हाल हमने देखी पाइथागोरस प्रमेय से D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार B2 जो हमारी तीव्रता है जो कि S ध्रुव के कारण लगी हुई है, μ0 अपान 4 पाई
एम अपान एसपी स्क्वायर, और एसपी स्क्वायर की भी दूरी हमने चित्र में देखी थी, वह भी क्या थी, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 बतलाती है कि B1 और B2 दोनों के मान बराबर होते हैं, इसलिए परिणामी तीव्रता का मान B बराबरी पर 2B1 cos 2 थीटा अपान 2 के इक्वल होता है। जो दोनों तीव्रताओं के बीच में कोण था, इस कोण का हमने यहाँ पर आधा कर दिया, तो ये 2 थीटा का कोण था, तो ऊपर भी थीटा हो गया और नीचे भी थीटा हो गया, यानी कि 2 थीटा अपान 2 से 2 कैंसर, और हम देख रहे हैं कि क्या बचा यहाँ पर, थीटा बचा। तो ये परिणामी तीव्रता है B बराबरी पर 2B1 cos थीटा। B2 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों मान क्या है, बराबर है। B1 की जगह पर B1 का मान लिखेंगे, cos थीटा बराबर पर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। हमारे डायग्राम में आधार हम देख रहे हैं, बेस कितना है, L है, और कर्ण कितना है, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात आधी, या अंडर रूट लगा करके हमने शो किया हुआ है, कल भी देखा था डेरिवेशन में हमने। तो B बराबरी पर 2 की जगह 2 लिखा, B1 की जगह B1 की वैल्यू लिख दी, म्यू 0/4 पाई एम अपान डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा की जगह लिख दिया हमने आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण हम जानते हैं, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट लगा हुआ है, यानी इसकी पावर कितनी है, ठीक से बैठो बेटे, इसकी पावर आधी है, और पास वाले की पावर कितनी है, 1 है, 1, और इसकी पावर हाफ, 1 और हाफ। हम जानते हैं बेस अगर समान होता है तो पावर जुड़ जाती है, 1 और हाफ मिलकर के कितनी हो गई, 1.5, और 1.5 को कल भी हमने शो किया था, किस रूप में लिखते हैं उसको, हम 3/2 के रूप में लिखते हैं। कंडीशन यहाँ पर भी हमने लगा दी, m इंटू 2 और ये l बराबरी पर क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। फाइनल फार्मूला हमारा बन गया, B इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई एम अपान डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल 3/2। फाइनल कंडीशन, L की वैल्यू अगर अत्यधिक छोटी होती है D से, तो L को यहाँ से हमने नगण्य मान करके हटा दिया, क्या बच गया, डी स्क्वायर, और इसकी होल पावर क्या है, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और D की पावर कितनी शेष रह जाएगी, 3। तो यह हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है निरक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता सेम टू सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले वाली यूनिट में किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यह क्वेश्चन भी सेम, अगर आपने किया हुआ है पहली यूनिट का, रिवाइज करके आए हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को घुमाने पर बल आघूर्ण का व्यंजक टाउ बनाना है। हम जानते हैं 2 दिन पहले भी हमने पिछली क्लास में देखा था, टाउ बराबर पर क्या होता है, 1 फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्सेस, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्सेस, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की दूरी। ये हम देख रहे हैं डायग्राम हमारा, B एक समान तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें NS एक चुंबक है, क्षण चुंबक है, जिसको हमने थीटा रेडियन कोण से, थीटा कोण से हमने इसको मोड़ करके रख दिया। जब मोड़ करके रख दिया तो इसके दोनों सिरों पर, N सिरे पर भी MB बल लग रहा है और S सिरे पर भी हम देख रहे हैं MB बल लग रहा है। एक हम देख रहे हैं इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये दोनों के बीच की दूरी हो गई N से लेकर के P तक की। बस यही हमें ध्यान देना है। एक बल कितना हो गया, MB, और दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी हो गई, NP। पहले वाली इक्वेशन हमने यही बतलाई हुई है, टाउ बराबरी पर एक बल MB और दोनों बलों के बीच की दूरी NP। डायग्राम यहाँ पर हम देख रहे हैं NPS में थीटा बराबरी पर फार्मूला लगेगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया, N से लेकर के P तक का, कर्ण कितना हो गया, N से लेकर के S तक का। तो हमने बतला दिया साइन थीटा बराबरी पर NP अपान NS, या NP को यहीं रखा, NS को ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा में, तो फार्मूला बन गया हमारा NP इज इक्वल्स टू NS साइन थीटा। डायग्राम को अगर हम देखें, NS की वैल्यू इज इक्वल्स टू कितनी है, 2L है, तो ये NS की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 2L साइन थीटा। बस समीकरण 1 में NP हमने हटाया और NP की जगह अब हमने क्या लिख दिया, 2L साइन थीटा। जैसे ही 2L साइन थीटा लगाया, फिर दिमाग लगाया हमने, स्मॉल m इंटू 2L बराबरी पर क्या होता है, कैपिटल M, MB साइन थीटा। हमारा फार्मूला बन गया टाउ बराबरी पर MB साइन थीटा। यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एकांक होती है और एकांक तीव्रता में हमने चुंबक को 90 डिग्री से रोटेट करके रखा हुआ है, तो जो चुंबकीय आघूर्ण है वही उस चुंबक के बल आघूर्ण को प्रदर्शित करता है, टाउ बराबरी पर M।
तो ये पूरा डेरिवेशन उसी प्रकार का वहां पर हमने टाउ बराबरी पर P बनाया था, यहाँ क्या बना दिया हमने, टाउ बराबरी पर M। अगला भी डेरिवेशन वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है विद्युत वाली कंडीशन में। वहां हमने देखा था विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यहाँ पर हम बोल रहे हैं चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। जब चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य हमें निकालना है तो डायग्राम वही काम में आएगा जो भी अपन ने देखा। कार्य बराबरी पर क्या फार्मूला होता है, बल गुणित दूरी। बल नहीं है, बल आघूर्ण है, तो बल आघूर्ण हमने ले लिया, टाउ ले लिया। दूरी यहाँ पर एंगुलर डिस्टेंस है, घुमा रहे हैं अपन उसको, तो अपन ने अल्प कोण क्या ले लिया, डी थीटा ले लिया। तो डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य अल्प कार्य है डी डब्ल्यू, जिसको पूरे कार्य में बदलेंगे हम डब्ल्यू के रूप में, तो इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर के थीटा तक घुमाने वाली कंडीशन का। तो अल्प कोण डी थीटा से चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू होता है। डी डब्ल्यू बराबरी पर हमने देखा बल आघूर्ण टाउ और इनटू जो उसको एंगुलर डिस्टेंस हमने रोटेट करने के लिए घुमाई हुई है वो डी थीटा। टाउ का मान होता है एम बी साइन थीटा के, जो कि अभी ऊपर अपन निकाल चुके हैं, तो एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। थीटा से घुमाने में टोटल कार्य की वैल्यू अगर अपने को फाइंड आउट करना है डब्ल्यू के रूप में, तो इस पूरी इक्वेशन का डी डब्ल्यू वाली इक्वेशन का हमने इंटीग्रेशन कर दिया। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एम और बी कांस्टेंट होते हैं, बाहर आ जाते हैं। साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबरी पर फार्मूला आप लोग जानते हैं, माइनस कॉस थीटा होता है। माइनस कॉस थीटा की लिमिट्स लग रही है 0 से लेकर के थीटा वाली। पहले ऊपर वाली लिमिट को खोला, माइनस लगा करके नीचे वाली लिमिट को अगर अपन ने खोला तो हम देखते हैं कि माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 0। कॉस 0 बराबरी पर 1 होता है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा यहाँ पर डेरिवेशन बन करके आ गया। चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य W बराबरी पर एम बी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अगला डेरिवेशन हमने विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए किया था, तो यहाँ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ऐसा कैसा रिपीट होगा क्वेश्चन, ये चुंबक की स्थितिज ऊर्जा केवल यहाँ पर जो लिमिट्स होती है उसी प्रकार से हो सकता है आप में से किसी को पता हो। बेटा आप बतलाइए, स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या करते हैं, पाई बटे 2 तो यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है, क्या लेते हैं, पाई बटे 2 क्या होती है, कहां से कहां तक, सर वो डी थीटा से वो पढ़ते ही नहीं हो बेटा, आपको पता ही नहीं, आप बतलाओ। वेरी गुड वेरी गुड। पाई बाय 2 से थीटा तक घुमाते हैं। अभी 0 से थीटा तक अपन ने घुमाया, तो यहां पर केवल यही चेंज है जैसा अपन ने वहां किया, सेम फार्मूला अगर वो याद है आपको, तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली जो पीई साइन थीटा था उसकी जगह क्या लिखना है, एम बी साइन थीटा, और ऐसा कैसा डेरिवेशन चलाना है। तो वही वाली बात हो गई हमारी, टाउ बराबरी पर एम बी साइन थीटा होता है। अल्प कार्य का फार्मूला अपन ने बतला दिया, टाउ इंटू डी थीटा के रूप में एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। और अगर हमें स्थिति ऊर्जा के लिए वैल्यू निकालना है तो जो उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन है, मानक अवस्था है, पाई बाय 2 से दिए गए कोण थीटा तक हमको रोटेट करना है। तो लिमिट यहां पर हमने 0 की बजाय क्या लगा दी है, पाई बाय 2। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन करते हैं तो एम बी बाहर आ जाता है, फार्मूले का इंटीग्रेशन किया, माइनस कॉस थीटा हो गया। पाई बाय 2 और थीटा की 2 लिमिट लगी हुई है। पाई बाय 2 अपन जानते हैं 90 डिग्री होता है। लिमिट को ओपन किया तो माइनस कॉस थीटा, ऊपर वाली लिमिट तो क्या आ गई, माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस पाई बाय 2 यानी कॉस 90। और हम जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ये 0 होती है तो ये खत्म हो गई, तो केवल यहां पर क्या बच रहा है, ये 0 हो गई, खत्म हो गई, क्या बचा केवल माइनस कॉस थीटा को एम बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यह जो कार्य है यही कार्य W हम देखते हैं U के रूप में, हम नीचे फार्मूला बना करके प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि यही किया गया कार्य यहाँ पर चुंबक है, तो चुंबक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक कहलाता है, अर्थात W बराबरी पर माइनस एम बी कॉस थीटा। तो तीनों डेरिवेशन जो यहाँ पर आते हैं ये विद्युत वाले डेरिवेशन है। पहला हमने टाउ की वैल्यू निकाली, पीई साइन थीटा के स्थान पर यहाँ एम बी साइन थीटा के रूप में आया। अगला अपन ने घुमाने में किए गए कार्य की कैलकुलेशन की, और तीसरा क्वेश्चन अपन ने जो किया वो चुंबक की स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने क्वेश्चन किया।
चलिए देखिए अपनी बुक में, नोट्स में जो भी गाइड वगैरह है उसमें इन सभी क्वेश्चनों को देखिए।